नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से पवन सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। आज की क्लास में भी हम लोग फिर से देखेंगे कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस क्लास में हम लोग बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आते हैं और उन्हें डिस्कस करते हैं जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी, केबीएस या और कोई ऐसा एग्जाम जिसमें ग्रामर पूछी जाती है। ठीक है, पीआरटी हो गया आपका, केबीएस पीआरटी, या एमटीएस, एसएससी का एमटीएस हो गया। तो यहाँ पर ये सारी जो है, जो भी ग्रामर से संबंधित एरर्स फाइंड करने हैं या इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड या वोकैब से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पूरी तैयारी आपको यहाँ पर इस चैनल पर कराई जाती है। ठीक है, तो अगर आप इसका फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लर्न विद पवन सर नाम से। बाकी ये सभी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन्हें आप फॉलो करें, पेजेस को लाइक करें। ठीक है, बढ़ें क्वेश्चंस पर सीधे सीधे। चलिए देखता हूं क्वेश्चंस को। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, जब बात हेल्थ की आती है, देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, जब बात हेल्थ की आती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन का मतलब है बचाव ही सबसे अच्छा तरीका है, क्योर का मतलब इलाज करने से। तो अब आगे आपको यहाँ पे क्या है, इम्प्रूव करना है सेंटेंस। इस पार्ट को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर ये पार्ट पहले से ही सही है तो नो इम्प्रूवमेंट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने भी जो भी क्वेश्चन है इसमें आपको क्या है, इम्प्रूव करना है। विच विल इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट, यानी ब्रैकेट के अंदर जो चीजें दी गई हैं इन्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक, ये आपको देखना है। तो व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, जब बात हेल्थ की आती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन ज्यादा अच्छा है क्योर करने से। तो लेट्स इट स्टार्ट विथ सैनिटेशन। पहली बात तो लेट जो है ना, लेट में एस जुड़ा है, इससे तो बात बनेगी नहीं, ये तो कोई शब्द ही नहीं होता। या तो लेट और उस तरीके से अपोस्ट्रोफी या कॉमा के बाद एस आए तो वो कुछ है नहीं, तो लेट वाला तो बात ही गलत हो जाएगी। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे सेंस, हमारा सेंस क्लियर होना चाहिए। तो इट स्टार्ट विद सैनिटेशन। देखो दो बातें हैं, दो बातें हम कंजंक्शन से जोड़ते हैं, कंजंक्शन एंड आएगा यहाँ पर। जैसे मैंने कहा व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, जब बात हेल्थ की आती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इट स्टार्ट्स विद सैनिटेशन, यानी प्रिवेंशन ज्यादा अच्छा है। और प्रिवेंशन की शुरुआत कहाँ से होती है? सैनिटेशन से, क्योंकि हम सैनिटेशन का विशेष ध्यान रखें हैं। ठीक है, तो एंड इट स्टार्ट्स विद सैनिटेशन, ये ऑप्शन आपका सही है। देखो सिंस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सिंस का मीनिंग होता है बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि सेंस चाहिए नहीं हमें, अज्यूम करना नहीं है हमें, सीधे सीधे बताना है कि एंड इट स्टार्ट्स विद सैनिटेशन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। आगे देखते हैं, नाइदर टीचर नॉर द स्टूडेंट, नाइदर टीचर, ना तो कोई टीचर, नॉर द बॉयज, ना ही टीचर ना ही बॉयज, आर इन अ मूड टू प्ले, यानी कोई भी खेलने के मूड में नहीं है। लेकिन आपके सामने प्रॉब्लम क्या है, इज यहाँ पे अगर सही है तो आप नो इम्प्रूवमेंट लगाएं, या यहाँ पे कुछ और आएगा तो वो आप वर्ब लगाएं। देखो क्या है, जब कभी आपको ऐसे में जब नाइदर नॉर से दो चीजें जुड़ी होती हैं, नाइदर द टीचर नॉर द बॉयज, तो इस तरीके से दो सब्जेक्ट, दो चीजें जुड़ी, दो नाउन जुड़े होते हैं नाइदर नॉर से। इसी तरीके से एक आपका और है आइदर आर, आइदर और होता है। एक होता है आपका यही स्ट्रक्चर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इनके बाद में जो नाउन आता है, इनके बाद वाला जो नाउन आता है यहाँ पर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, यानी नाइदर टीचर नहीं, टीचर के अकॉर्डिंग नहीं, नॉर के बाद जो आता है, इसी तरीके से आर के बाद जो आएगा नाउन, इसी तरीके से बट ऑल्सो के बाद जो नाउन आएगा, वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और वो अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो द बॉयज यहाँ पे आपको प्लूरल दिख रहा है, इस हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए क्या, आर। तो आर कहाँ है, ऑप्शन बी में। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आगे देखें, आई हैव फॉर द मीटिंग, आई हैव टू, देखो कभी भी टू होता है तो टू के बाद जनरली आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज आपने टू इन्फिनेटिव एक चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप हमारे साथ पढ़ेंगे, जहाँ पे टू इन्फिनेटिव का यूज क्यों करते हैं, जब हमें दो वर्ब जोड़नी होती हैं, दो वर्ब, तो दो वर्ब्स को जोड़ने के लिए जनरली हमें कुछ चाहिए होता है। तो दो वर्ब हैं, आई हैव, देखो है, हैव एक वर्ब है और उसके बाद में गो एक वर्ब है।
तो गो दोनों को जोड़ने के लिए बीच में हमें टू लगाना पड़ता है, इसी को हम लोग टू इन्फिनिटिव कहते हैं। एक चैप्टर अलग से है नॉन फाइनाइट्स, उसे पढ़ा जाएगा तब क्लियर होंगी सारी बातें, ठीक है। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो फॉर द मीटिंग, यानी हमें मीटिंग में जाना है, ठीक है। आई हैव टू गो फॉर द मीटिंग, हमें मीटिंग में जाना है। तो सेंस आएगा इससे, ऑप्शन सी से, ऑप्शन सी सही है। देखो सेंटेंस का मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ कंप्लीट सेंस, एक ऐसा ग्रुप जिसका एक कंप्लीट सेंस हो, वही तो सेंटेंस बोला जाता है। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को। होप यू हैड अ प्लेजेंट स्टे, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा यहाँ रुक करके, ठीक है। ऑन द होटल, तो स्टे एट होता है या ऑन होता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो स्टे एट द होटल होता है, स्टे इन द होटल भी नहीं, स्टे एट, ठीक है। स्टे एट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़े। ही नोज दैट ही इज अ लीडर, उसे पता है कि वो एक नेता है ऑफ मेन, लोगों का, एंड मस्ट लीड बाई गोइंग इन फ्रंट, और उसे लीड करना चाहिए सामने जाकर के, एंड नॉट ड्राइव देम फ्रॉम बिहाइंड, और चीजों को पीछे से नहीं खींचना है, यानी लोगों को पीछे से नहीं चलाओ, लोगों को पीछे से नहीं, उनके फ्रंट पे जाके अपना लीडरशिप दिखाओ, यानी नेता का काम क्या है, फ्रंट पे रहना। तो ऐसा नहीं लोगों को केवल कान भरो, उन्हें दंगा फसाद में लगा दो और अपने आप अपने घर में बैठे, ऐसा नहीं है। यानी इसमें दिया है ही नोज दैट ही इज लीडर, उसे पता है कि वो एक लीडर है लोगों का, एंड मस्ट लीड, और उसे लीड करना चाहिए बाई गोइंग, खुद जाकर के, बाई गोइंग, यहीं पे एरर आपकी कुछ हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब कभी प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन जब होता है तो उसके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में ही आती है, और इसे यहाँ पर कहते हैं जेरंड। क्या बोलते हैं, जेरंड, इस वर्ब फॉर्म को कहते हैं जेरंड। तो बाई गोइंग तो एकदम सही दिया है, जब बाई गोइंग सही दिया है तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। He knows that he is leader of men and must lead by going in front and not drive them from behind, ठीक। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। आरपीएम, हमारे जो पीएम है, वेंट टू पेरिस लास्ट मंथ, देखो जब कभी लास्ट मंथ एक टाइम दिया होता है ना, लास्ट मंथ, यस्टरडे, संडे, इस तरीके से दिया होता है, टाइम जब दिया होता है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट लगाना पड़ता है। पास्ट इंडेफिनिट जब होगा जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे। तो आरपीएम वेंट टू पेरिस, आरपीएम वेंट टू पेरिस लास्ट मंथ, ठीक है। गोज होगा नहीं, लास्ट मंथ है तो गोज कैसे हो जाएगा, प्रेजेंट वाला फॉर्म कैसे आ जाएगा, और विल भी नहीं होगा, हैव गॉन होगा। हैव गॉन कैसे हो सकता, आरपीएम सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ हैव तो आ नहीं सकता, अगर आता भी तो हैज आता, लेकिन परफेक्ट भी नहीं कर सकते जब यहाँ पे टाइम दिया है, क्लियर। तो 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़े। न्यूटन, द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने डिस्कवर किया, तो न्यूटन डिस्कवर्ड, है डिस्कवर्ड नहीं, वाज डिस्कवर्ड नहीं, डिस्कवरिंग भी नहीं, न्यूटन डिस्कवर्ड। कोई पास्ट के इवेंट को जनरली हम पास्ट इंडेफिनिट में ही शो करने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है। कोशिश करनी चाहिए कि वो बात प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में फिट हो जाए। तो यहाँ पे क्या, डिस्कवर्ड ज्यादा सही है, डिस्कवर्ड है, डिस्कवर्ड से भी ज्यादा सही क्या है, डिस्कवर्ड, ऑप्शन सी। आगे बढ़े। आकाश एंड दीपक, आकाश एंड दीपक दो लोग हो गए, दो लोग हैं तो वर्ब कैसी आएगी, यहाँ पे प्लूरल आएगी ना, प्लूरल आएगी। आकाश एंड दीपक, हैव आना चाहिए, हैज तो आएगा नहीं, हैज वाला तो हटा दीजिए, वाज वाला भी हटा दीजिए। हैव लिव्ड टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखो अब यहाँ पे फॉर दे दिया, फॉर या सिंस जब दिया जाता है उसके बाद टाइम दिया जाता है, और तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना चाहिए, वो चाहे जिस सेंटेंस का बने, लेकिन जब टाइम दिया है सिंस या फॉर के साथ कोई टाइम दिया है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाया जाएगा। यहाँ पर मिल रहा है आपको प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो आकाश एंड दीपक हैव बीन लिविंग, क्या हो जाएगा इसका, हैव बीन लिविंग टुगेदर, आकाश और दीपक साथ साथ रह रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वीट्स आर जो मिठाइयाँ हैं, आर यानी स्वीट डिशेज जो हैं, आर वाई चिल्ड्रन, देखो आर दिया है यानी पैसिव वाला स्ट्रक्चर चाहिए, आर लाइकिंग होता है या तो आर के बाद आईएनजी होगा, लेकिन लाइक जो है ना, लाइक को हम इंडेफिनिट में ही लिखते हैं, लाइक को आईएनजी फॉर्म के साथ नहीं लिखते हैं। जैसे आई एम लाइकिंग यू, मैं तुम्हें लाइक कर रहा हूँ, लाइक
कर रहा हूँ, ये कोई कंटिन्यूटी नहीं, मैं लाइक करता हूँ, ये बात बोली जाती है। ठीक है, तो लाइक्स होना चाहिए, लेकिन आर के बाद लाइक्स आता नहीं, लेकिन आर के बाद पैसिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ सकती है ना। तो वर्ब की थर्ड थर्ड फॉर्म कहाँ है? तो स्वीट्स आर लाइक्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्वीट्स आर लाइक्ड। हाँ, स्वीट्स आर लाइक्ड, ठीक है, बाय चिल्ड्रन। क्लियर है बात? स्वीट्स आर लाइक्ड यानी मिठाइयाँ पसंद की जाती बच्चों के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखें, माई मदर इज क्या कहना? समवेयर 50, कहीं ना कहीं 50 साल के हैं, वैसे तो एक्सप्रेशन ठीक लग रहा है। क्लोज 50, 50 के करीब है। इन 50, 50 में है नहीं। सबसे जो अच्छा है, माई मदर इज हार्डली 50, मेरी मदर मुश्किल से 50 साल की है। ठीक है, हार्डली 50, ये सेंस सही है, इज हार्डली 50। क्लियर? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एडवर्ब आएगा हार्डली। आगे देखते हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। देखो क्या है बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग का मतलब है आपको सिनोनिम चाहिए, सिनोनिम चाहिए, मिलता जुलता मीनिंग रखने वाला वर्ड चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कड़ा, रिजिड का मतलब होता है कोई सख्त चीज। ठीक है, तो रिजिड का मतलब होता है कड़ा। अब बताइए रिजिड का क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग यानी सिनोनिम क्या होगा? लिम्बर का मतलब होता है लचीला, लैक्स का मतलब भी होता है लचीला, और प्लांट का मतलब भी होता है आपका लचीले के सेंस में। ठीक है, लैक्स का मतलब जैसे होता है आपका बेपरवाह, 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 ये सेंस, इसका मतलब लचीला नहीं होता है। लैक्स का मतलब होता है बेपरवाह। लिम्बर और प्लांट का मतलब होता है लचीला। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लचीला। और फ्लेक्सिबल का मतलब भी लचीला होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल में इन लग गए, इन सफिक्स जुड़ गया तो ये लचीले का अपोजिट हो गया यानी कठोर। तो रिजिड का जो सिनोनिम बन जाता है यहाँ पर वो है कठोर। सी, ऑप्शन सी, इनफ्लेक्सिबल। जो रिजिड है उसे हम इनफ्लेक्सिबल कह सकते हैं। ठीक है, प्लाइंट का मतलब भी लचीला ही होता है। आगे बढ़ेंगे। स्टैग्नेट, स्टैग्नेट ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है। क्वेश्चन टेक्निकल का मतलब यह है कि इसका उत्तर इन विकल्प में है ही नहीं, जो भी अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं यहाँ पर उनमें इसका आंसर है नहीं। स्टैग्नेट का मतलब होता है, स्टैग्नेट का मतलब होता है ठहरा हुआ के सेंस में। ठीक है, रुक जाने के सेंस में, रुक जाना, ऐसे मान लीजिए रुक जाना। या स्टैग्नेट का मतलब जैसे विकसित ना हो पाना, ये सेंस होता है। विकसित नहीं हो पाता है कुछ तो क्या है स्टैग्नेट, विकसित ना हो पाना, ये सेंस देता है स्टेगनेट। इसी से एक वर्ड बना है स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ, स्टेगनेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ। ठीक है, तो स्टेगनेट से ही वो वर्ड बना है। अब देखो यहाँ पे फेस्टर, फेस्टर का मतलब होता है कोई जैसे जख्म वगैरह है ना, जब वो सड़ जाता है तो उसे हम फेस्टर बोलते हैं। जख्म वगैरह कोई सड़ जाता है, या बातचीत के हिसाब से बोले तो कटुता उत्पन्न करने वाला, कटुता उत्पन्न करने वाला। तो स्टेगनेट का ना तो ये अपोजिट है और ना ही ये सिनोनिम है। आपको चाहिए सिनोनिम, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना। तो स्टेगनेट का ऑपोजिट तो ग्रो है, लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए सिनोनिम चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए? सिनोनिम चाहिए स्टेगनेट का। परसुएड का मतलब होता है मनाना, परसुएड का मतलब होता है मनाना, तैयार करना। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब बर्खास्त करने के सेंस में। तो स्टेगनेट का कोई भी मीनिंग देने वाला वर्ड इन चारों में से है नहीं। वैसे आप स्टेगनेट का मतलब ये समझ लेना, रुक जाना या पॉज, पॉज। ठीक है, इस तरीके से रुक जाने के सेंस में है। विकसित ना हो पाना, जैसे कोई पौधा है जो विकसित नहीं हो पा रहा, दैट इज स्टेगनेटेड, स्टेगनेंट। ठीक है, तो स्टेगनेट का मतलब रुक जाना, विकसित ना हो पाना। क्लियर? तो यहाँ पर जो मीनिंग थे उन्हें आप समझ लो, हालांकि उसका आंसर इन चार विकल्प में नहीं था। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इसमें जैसा होता मैं दे देता हूँ, फिर जो एक्सप्लेनेशन होती है सही से वो मैं कर देता हूँ आपके सामने। रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब होता है, रिस्टोर का मतलब होता है पुनः हासिल करना। ठीक है, फिर से रेस्टोरेशन जिसे कहते हैं, इंग्लिश में रेस्टोरेशन पीरियड होता है, जब 4 सेकंड आता है दोबारा से शासन उसे गेन करता है, तो वो रेस्टोरेशन कहता है उसे। ठीक है, रेस्टोरेशन। तो रिस्टोर का मतलब पुनः प्राप्त करना, पुनः से बनाना, पुनः तैयार करना। री का मतलब ही होता है पुनः, फिर से एक बार और। ठीक है, रिचार्ज, इसी तरीके से रिफंड। तो जहां भी री लगा है इसका मतलब फिर से, पुनः, दोबारा। तो रिकॉन्स्टिट्यूट
का मतलब भी पुनः बनाना, फिर से तैयार करना। तो इसका तो सेंस एक जैसा है। आपको चाहिए क्या, आपको सिनोनिम चाहिए, मिलता जुलता अर्थ वाला चाहिए, तो रिकॉन्स्टिट्यूट मिलता जुलता अर्थ वाला है। सोइल का मतलब मिट्टी भी होता है, आपको पता होगा। सोइल का मतलब मिट्टी भी होता है, और एक मीनिंग इसका होता है गंदा करना एक सेंस में, ठीक है। कोई चीज गंदा कर रहे हो, पानी गंदा कर रहे हो, ठीक है, गंदा करने के सेंस में भी सोइल का अर्थ लिया जाता है, यानी वर्ब के सेंस में। कंप्लीट का मतलब एब्सोल्यूट होता है, पूरा होता है। इंजोर का मतलब होता है घायल करना, इसी से एक नाउन बनता है इंजरी, ठीक है, इंजरी। तो रिस्टोर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। रीगेन, फिर से देखो री आया है, री आया है, और गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना। रीगेन का क्या हो जाएगा सिनोनिम, क्या चाहिए आपको, सिमिलर मीनिंग वाला चाहिए। सिमिलर मीनिंग का क्या चाहिए, फोरफीट का देखो, फोरफीट का मतलब होता है लॉस में आ जाना, खो देना, नुकसान कर देना, या जुर्माना पड़ जाना, जुर्माना के सेंस में। जैसे आपको जुर्माना 2,000 रुपए देने पड़ गए, तो घर में क्या कहेंगे, देखो फालतू में 2,000 रुपए खो दिए, वो सेंस है फोरफीट। वर्जन का मतलब होता है खराब कर देना, यानी वर्ष, हालत खराब के लिए होता है यूज वर्ष, बैड का कंपेरेटिव डिग्री होता है वर्ष, और वर्जन जो है खराब कर देना, ठीक है, और ज्यादा। रूइन का मतलब बर्बाद कर देना। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो फोरफीट का मतलब आप समझ के, खो देने के सेंस में। वर्जन का मतलब और ज्यादा खराब कर देने के सेंस में। रूइन का मतलब एकदम नष्ट कर देना, बर्बाद कर देने के सेंस में। तो रीगेन का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, और अटेन का मतलब भी होता है प्राप्त करना। क्या होता है, प्राप्त करना। अटेन का मतलब भी प्राप्त करना होता है, किसी चीज में भाग लेना होता है। अटेन का मतलब पार्टिसिपेट करना होता है। जैसे आप कोई सेमिनार क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, तो वो अटेन वर्ड से ही बना है, ठीक है, अटेंड। तो रीगेन का सिमिलर मीनिंग रखने वाला शब्द इसमें है अटेन, ऑप्शन डी। क्लियर, चले बढ़े अगले क्वेश्चन पर। डिफर, डिफर का मतलब बताइए। डिफर का मतलब क्या होता है, स्थगित कर देना, स्थगित कर देना, स्थगित कर देना, ठीक है, रोक देना, स्थगित कर देना या रोक देना। और डिफर का सिमिलर वर्ड आपको चाहिए, सिमिलर मीनिंग वाला चाहिए। देखो हरी का मतलब होता है जल्दी करना, जल्दी, उसका डिफर से कोई संबंध है नहीं। सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट करना, यानी और आगे बढ़ने में मदद करना, सपोर्ट करना। तो डिफर का ये सिनोनिम रखता नहीं है। एड का मतलब भी सपोर्ट करना या सलाह देना, सहारा देना ही होता है। तो ये तीनों तो बन नहीं रहे हैं, ठीक है, इनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि एक जो एंटोनिम या सिनोनिम जब हम लोग पढ़ते हैं तो 5 वर्ड हमारे कंप्लीट होते हैं। तो डिफर का है स्थगित कर देना, और स्टॉल का मतलब भी होता है स्थगित कर देना या रोक देने के सेंस में, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है भड़काना। ट्रिगर, जैसे नहीं कहते हैं ट्रिगर कर दिया उसने आपको, ट्रिगर कर दिया मतलब आपको भड़का दिया। और स्पार्क का काम भी भड़काना ही होता है। लेकिन पहले समझ तो लो, अब हमें ढूंढना क्या है इसमें। इसमें देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, 4 विकल्प दिए हैं। द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, जिसका मीनिंग जो है कैसा हो, अपोजिट हो, यानी आपको यहाँ पे चाहिए एंटोनिम, ठीक है, आपको यहाँ पे एंटी जो है वर्ड चाहिए, ठीक है, अपोजिट चाहिए, अपोजिट ढूंढो। ट्रिगर का मतलब होता है भड़काना, किसी का दिमाग खराब कर देना, ठीक है, ट्रिगर कर दिया आपने। स्पार्क का मतलब भी भड़काना होता है। एक्टिवेट करने का मतलब भी होता है एक्शन लेने के लिए, किसी को उकसा देना, एक्टिवेट कर देना, ठीक है। प्रोवोक का मतलब भी होता है भड़काना, आगे बढ़ाना, आग लगाना, इस सेंस में। आग लगाना मतलब माचिस से नहीं, आग लगाने के सेंस है यहाँ पे विचारों से कान भरने के बाद में, ठीक है, प्रोवोक करना। तो ट्रिगर का जो अपोजिट है, ट्रिगर मीन्स भड़काना, और हाल्ट का मतलब होता है रोक देना, रोक देना। हाल्ट का मतलब होता है स्थगित कर देना, रोक देना। जैसे ट्रेन कहीं पर रुकती है उसे भी हाल्ट कहते हैं आप, तो है, ठीक है। तो हाल्ट का मतलब होता है रोकना, हाल्ट का मतलब क्या होता है, रोकना। तो ट्रिगर का जो ऑपोजिट है वो हो जाता है ऑप्शन सी, हाल्ट। क्लियर, बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगला है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, कोई काम कर रहे हो तो परसिस्टेंट का मतलब लगातार प्रयास करने वाले व्यक्ति को हम परसिस्टेंट कहते हैं। ही इज वेरी परसिस्टेंट इन हिज एक्शंस, वो अपने कामों में, अपने एक्शंस में बहुत परसिस्टेंट है, लगातार सतत प्रयास करता रहता है। तो जो परसिस्टेंट का अपोजिट होगा, आपको क्या चाहिए, आपको परसिस्टेंट का अपोजिट चाहिए ना, अपोजिट चाहिए। तो
अब देखो क्या है परसिस्टेंट। बाउंड का मतलब होता है बंधा होना, बंधे हो अगर आप किसी जैसे किसी बात में बंधे हुए हो, किसी से आपने बात कह दी कि हम ऐसा काम करेंगे तो करोगे, आप बाउंड हैं आप, ठीक वो सेंस है इसका। लेजी का मतलब होता है सुस्त रहना, जो सुस्त रहेगा वो परसिस्टेंट नहीं हो सकता, यानी जो परसिस्टेंट है उसे सुबह 7 बजे जागना है, 8 बजे कॉलेज जाना है, क्लास लेनी है, जो भी अपने काम करने हैं वो करने हैं, वो परसिस्टेंट है। लेकिन लेजी क्या है, फिर वॉच देखेगा और फिर कहेगा अरे नहीं अभी तो 5 मिनट है 8 बजने में, फिर बाद में वो 9:30 बजे उसकी आंखें खुलती हैं, ठीक है। तो ये लेजी लोगों के काम होते हैं। तो जो परसिस्टेंट है वो लेजी नहीं हो सकता, परसिस्टेंट का जो अपोजिट है यहाँ पे वो है लेजी। कांस्टेंट का मतलब भी लगातार, नित्य, सतत अर्थ ही होता है, तो परसिस्टेंट से मिलता हुआ अर्थ है। स्टीडी का मतलब भी है लगातार कोई काम में लगे रहना, स्टीडी, ठीक है। तो परसिस्टेंट का जो अपोजिट है वो यहाँ पर लेजी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी सब उससे मिलता जुलता अर्थ रखते हैं, कांस्टेंट भी, स्टीडी भी, बाउंड का अर्थ अपने आप में अलग है। क्लियर। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। री इन्फोर्स, देखो री वाला फिर से आया आपके पास। री, री का मतलब पुनः, इन्फोर्स करने का मतलब पुनः तैयार करना, पुनः बल लगाना, पुनः उसमें ताकत भरना। तो री इन्फोर्स, री इन्फोर्स का मतलब किसी को आगे बढ़ाने के लिए आप री इन्फोर्स करते हैं उसे। तो रीइंफोर्स करने का मतलब उसे मजबूत करना चाहते हैं, उसे मजबूत फील कराना चाहते हैं, तो रीइंफोर्स का मतलब तो ये है। अब इसका आपको क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए, इसका आपको एंटोनिम चाहिए। तो एंटोनिम क्या है इसका, रीइंफोर्स का मतलब आगे बढ़ाने के लिए किसी को हम रीइंफोर्स करते हैं, लेकिन हम किसी को कमजोर करते हैं, ठीक है। तो ये अपोजिट हो जाएगा, वीकेंड। बूस्ट का मतलब भी रीइंफोर्स वाला ही होता है, बूस्ट का मतलब भी मजबूत करना, आगे बढ़ाने के सेंस में। कैरी का मतलब क्या होता है, कैरी, कैरी का मतलब होता है यहाँ पे उठाना, उठाने के सेंस में, चाहे हम कैरी बैग की बात करें, कैरी बैग में हम कुछ रखते हैं फिर उसे उठाते हैं, वो कैरी बैग होता है। कैरी का मतलब होता है उठाने के सेंस में किसी का समर्थन करना भी होता है, ठीक है। कैरी का मतलब किसी का समर्थन करना भी होता है। एनर्जाइज का मतलब भी होता है किसी को मोटिवेट कर देना, रीइंफोर्स कर देना, ठीक है, बूस्ट कर देना, ये भी एनर्जाइज के भी मतलब वही होते हैं। तो 18 का ऑप्शन ए सही हो जाता है, वीकेंड। रीइंफोर्स का जो ऑपोजिट है वो क्या हो जाएगा, वीकेंड, ऑप्शन ए विल बी राइट हियर। नेक्स्ट है रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा, और बहुत खतरनाक वाला गुस्सा, रेज। वैसे तो आप एंग्री हो जाएंगे, लेकिन अगर आप रेज्ड हैं, यानी रेज, रेज जो है गुस्सा नेक्स्ट लेवल वाला है, ठीक है। तो रेज का ऑपोजिट आपको चाहिए, एंटोनिम चाहिए, गुस्से वाला शांत यहाँ कहीं आपको चाहिए, या खुश चाहिए। तो रेज का जो ऑपोजिट है वो है ऑप्शन बी, हैप्पीनेस। बाकी टेम्पर का मतलब होता है मिजाज, खास तौर पे टेम्पर होता है मिजाज, क्या कहते हैं, मिजाज। टेम्पर से ही वर्ड बना टेम्परामेंट, कहते हैं ना कि हमें वो यार उसका टेम्परामेंट ठीक नहीं लगा, यानी हमें उसका कुछ मिजाज, उसका मिजाजिया जो ढंग है वो हमें अच्छा नहीं लगा। तो टेम्पर भी थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड ही है, रेज से मिलता जुलता। रैद का मतलब तो गुस्सा होता ही है, क्रोध होता ही है। हीट का मतलब भी ऊष्मा या गुस्से से संबंधित ही है यहाँ पे, ठीक है। तो रेज का जो ऑपोजिट है वो है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एकदम ऑपोजिट है। आगे बढ़े। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है किसी को आगे बढ़ाना, ऑप्टिमाइज का मतलब उसमें सुधार करना। जैसे इस समय एक ट्रेंड चल रहा है एक वर्ड का, एसईओ। एसईओ, जितने भी लोग वेबसाइट पे काम करते हैं, जितने भी लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, जितने भी लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पर अपने काम कर रहे हैं, रील्स वगैरह बना रहे हैं, वो एसईओ जाने अनजाने में सब कर रहे हैं। एसईओ क्या होता है, एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी इसमें ऐसे ऐसे टैग लगाते हैं, जैसे हम इतना अच्छा टैग लगाएंगे, जैसे ही आप वो टैग डालेंगे आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, इसे कहते हैं, यानी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं एकदम, हम उसमें और सुधार कर रहे हैं और बढ़ा कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज का मतलब होता है इम्प्रूव करना, एनहांस करना, एनहांस करना, इम्प्रूव करना। जब एनहांस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो हम उन चीज़ों को परफेक्ट भी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए इसका अपोजिट, तो ऑप्टिमाइज का जो अपोजिट हो जाएगा वर्जन, वर्जन का मतलब होता है और ज्यादा बेकार कर देना, हालात खराब कर देना, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज का जो अपोजिट है ऑप्शन सी है, वर्जन, वर्ष से बना है वर्जन। अब आपके सामने है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स, 4 विकल्प में आपको क्या करना है, विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। आपको बहुत सारी इडियम फ्रेजेस यहाँ देखने को मिलने को हैं, इडियम फ्रेजेस को आपको जो बेस्ट मीनिंग जो दे रहा है ऑप्शन, वो आपको सेलेक्ट करना है। देखो क्या है, टू ग्रीज द पाम, टू ग्रीज द पाम का सही क्या हो जाएगा, टू फ्लैटर समवन, टू एनॉय,
समवन, टू लाइक समवन, क्या हो जाएगा? टू ग्रीस द पाम। पाम का मतलब होता है यहाँ पे हथेली। हथेली किसी किसी का हाथ गर्म कर रहे हो, ठीक है, किसी की जेब गर्म की जाती है, वो सेंस है। ठीक है, टू ग्रीस द पाम का मतलब होता है टू ब्राइब समवन। टू ब्राइब समवन, किसी को रिश्वत देने के सेंस में होता है। टू ब्राइब समवन का मतलब, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। जब आप रिश्वत देते हो किसी का, तभी तो उसका हाथ गर्म होता है। कहते हैं ना, हाथ गर्म करो, इसकी जेब गर्म करो, वो सेंस है। चिकन आउट। चिकन आउट, जब भी कभी चिकन आपको वर्ड मिले तो चिकन वर्ड ज्यादातर कमजोरी को शो करता है, वीकनेस को शो करता है, डर के भाव को शो करता है। ठीक है, तो वो सेंस है यहाँ पे। तो देखिए क्या हो सकता है इसका, टू रिफ्यूज टू डू समथिंग ड्यू टू फेयर, यानी डर की वजह से कोई काम करने से मना कर देना, तो इसे चिकन आउट कह सकते हैं। ठीक है, टू इन्फ्लुएंस, किसी को प्रभावित करना। टू सीक ऑल एंजॉयमेंट्स फॉर लाइफ, एंजॉयमेंट सारे लाइफ के जो है, लाइफ के एंजॉयमेंट्स गेन करना, ढूंढना। टू ऑब्टेन फेम बाय हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के बाद फेम को ढूंढना। ये कोई नहीं मिलता जुलता है, इसका सही आंसर है ए। टू रिफ्यूज टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए आपसे किसी ने कुछ कहा और आपने मना कर दिया, क्योंकि आपको डर लगता है और किन्हीं चीजों का कि हमारी बदनामी होगी, या अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमें डांटेगा पीटेगा। तो इस ऐसे कुछ जो फियर्स होते हैं, उनकी वजह से अगर आप कोई काम करने से रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं, देन यू चिकन आउट। ठीक है, चिकन आउट। क्लियर? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़े। डंकीज ईयर्स। डंकीज ईयर्स, ईयर यहाँ पे टाइम शो करता है। डंकीज ईयर का मतलब कहीं पर टाइम की बात हो रही है, एट डिफरेंट टाइमिंग्स, शॉर्ट ड्यूरेशन, वेस्टिंग टाइम, अ लॉन्ग टाइम। तो जो डंकीज ईयर्स के लिए जो सही मीनिंग है वो है अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय को कहते हैं डंकीज ईयर। जैसे आपने कह दिया ठीक है अभी मिलेंगे, चलो 2 दिन बाद आते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तो 2 दिन का आप आए 6 महीने बाद, तो ये क्या था? ये डंकीज ईयर था, यानी बहुत समय बाद। 2 मिनट की बात थी लेकिन आपने बहुत समय निकाल दिया। अ लॉन्ग टाइम, डंकीज ईयर्स, यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़े। कट द गॉर्डियन नॉट। कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है, नॉट का मतलब होता है गांठ। गांठ को जब काटेंगे ना, किसी पेड़ को जब कुल्हाड़ी से काटते हैं, नॉर्मल है तो कट जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर पेड़ों में गांठ होती है। अगर हम उस गांठ को काटते हैं ना, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ सेंस लगाया जाता है, ऐसे समझने की कोशिश की जाती है। ईडियम फ्रेज का कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, उसको सेंस के थ्रू हमें समझना पड़ता है। तो कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है, कोई नॉट का मतलब डिफिकल्टी से ही संबंधित है, तो रिमूव द डिफिकल्टी, इसका जो मीनिंग है दैट इज रिमूव द डिफिकल्टी। ठीक है, रिस्पेक्ट द समथिंग इज रॉन्ग, अवॉइड स्टार्वेशन, टू टेक रेस्ट, ये कुछ नहीं है। ऑप्शन सी विल बी राइट हियर। कट द गॉर्डियन नॉट, रिमूव द डिफिकल्टी। क्लियर? सब कुछ ओके है, तो बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पर। हाँ, गिफ्ट द गैब, गिफ्ट यहाँ पे ऑफ भी होना चाहिए था, गिफ्ट ऑफ द गैब होता है सही ईडियम। गिफ्ट ऑफ द गैब का जो आपका सही मीनिंग है वो क्या हो सकता है? गिफ्ट ऑफ द गैब का सही मीनिंग बताइए। मेकिंग द सिस्टम लुक रिडिकुलस, गिफ्ट ऑफ द गैप। देखो जो गैप होता है, गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट है तो अच्छी ही कोई बात होगी, कोई गुड सेंस ही देगा ना, ये तो आपको पता ही होना चाहिए गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या है। तो इसका जो सही मीनिंग है, एबिलिटी टू टॉक कन्विंसिंगली एंड रेडिली, बातचीत करने का ढंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, इतना बातचीत करने में अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं, कि सामने वाले को 2 मिनट में ही कन्विंस कर लेते हैं। वो कला, उस कला को, बातचीत करने की उस कला को आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। ठीक है, तो गिफ्ट ऑफ द गैप, समझ रहे हैं? नेताओं के पास बहुत ज्यादा गिफ्ट ऑफ द गैप होता है, वो जहां भी जाते हैं अपने पूरे हुजूम को, पूरे क्या कह सकते हैं, पूरी मीटिंग को अपना बना लेते हैं, पूरी भीड़ को अपना फील करा देते हैं। ठीक है, तो उनके पास क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैप है, यानी बातचीत करने का बेहतर तरीका, बोलने का अच्छा तरीका, दैट इज गिफ्ट ऑफ द गैप। ऑप्शन बी। यहाँ पर आपको करना है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम में आपको रीअरेंज करना सेंटेंसेस के पार्ट को। ठीक है, देखिए क्या है। रीडिंग फोर्सेस अस टू, रीडिंग जो है हमें फोर्स करती है। सेंटेंस को रीअरेंज करना है, 3 पार्ट दिए गए हैं पी क्यू आर, इसमें कौन सा पहले कौन सा बाद में आएगा। ठीक ठीक है, चलो देखें। रीडिंग फोर्सेस अस, रीडिंग हमें फोर्स करती टू, किसके लिए? अब आप ऐसे अनुमान लगा लीजिए कि टू के बाद में कोई ना कोई वर्ब ही आएगी। टू के बाद में क्या आएगा? 1 मिनट, लैपटॉप की बैटरी भी जा रही है, मैं चार्जिंग लगा दूं।
ठीक है। रीडिंग फोर्सेस अस टू, रीडिंग जो है हमें फोर्स करती, टू देखो फोर्सेस करती है। मैंने आपसे कहा था जब दो वर्ब जुड़ी होती हैं तो हमें क्या करना होता है, कहीं ना कहीं टू का सहारा लेना पड़ता है। टू इन्फिनिटिव का यह क्वेश्चन है। रीडिंग फोर्सेस अस टू, टू के बाद आएगी कोई वर्ब। अब वर्ब यहाँ पे आर है, वर्ब तो है नहीं, वी है, प्रोनाउन है, वर्ब तो है नहीं। अब ऐसे आप समझ जाइए टू के बाद लुक ही आएगा, क्योंकि लुक है वर्ब, तो ये सबसे पहले आना चाहिए। टू लुक एट वर्ड्स दैट, ठीक है। रीडिंग हमें क्या फोर्स करती है कि उन शब्दों को देखना, दैट किन शब्दों को देखना, दैट आर हर्ड, दैट वी माइट नॉट हैव सीन, उन शब्दों को देखना जो हमने शायद देखे ना हो। सीन के बाद दिया है आर हर्ड, और सुने भी ना हो, यानी ये बात यहाँ से जुड़ रही है ना यहाँ तक, ठीक है। वी माइट सीन, इसका मतलब ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा, ठीक। अब फिर से पढ़ो। रीडिंग फोर्सेस अस टू लुक एट वर्ड्स, उन शब्दों को देखना, दैट जिन्हें वी माइट नॉट हैव सीन, जिन्हें हमने शायद देखा भी ना हो, और हर्ड और सुना भी ना हो, इन आवर लाइफ्स, अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। तो पहले क्या आएगा, आर आएगा, दूसरे नंबर पे क्यू आएगा, और तीसरे नंबर पर पी आएगा। आर क्यू पी जहां पर भी होगा सही हो जाएगा, आर क्यू पी ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर, समझ आया? समझ आया तो सेशन को लाइक कीजिए और बने रहिए पूरी क्लास में हमारे साथ अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए। द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का मतलब होता है यहाँ पर, इंडियन गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर है कि ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है, यानी ये नाउन है, नाउन का मतलब है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद इंग्लिश ग्रामर में आती है वर्ब, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो सब्जेक्ट तो आपका दिया है, अब आएगी वर्ब। द इंडियन गवर्नमेंट, एंड तो आना नहीं है यहाँ पे, हैड आ सकता है क्योंकि हैड है वर्ब, बैलेंस्ड भी यहाँ पे वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर आपको वर्ब की जरूरत तो हैड लगाना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट हैड टू प्लान फॉर, प्लान करना पड़ा, पहला तो ये हो जाएगा। किसके लिए प्लान करना पड़ा, प्लान फॉर बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, किसके लिए, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये दूसरा हो जाएगा। ग्रोथ के बाद अगर कुछ और है तो एंड से जुड़ा होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने सुना है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ को देखते एंड डेवलपमेंट तो ऐसे ही ऐड कर सकते हो वहां पर। जैसे द इंडियन गवर्नमेंट हैड टू प्लान फॉर बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर ए ह्यूज कंट्री, यानी इंडियन गवर्नमेंट को प्लान करना पड़ा किसके लिए, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बैलेंस तरीके से हो, ऑफ ए ह्यूज कंट्री, इतने बड़े देश का, ठीक है। तो पहला आपका है क्यू, दूसरा है आपका पी, और तीसरा है आर। जहां पर भी मिल जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यू पी आर कहां पर है, क्यू पी आर, ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो गया। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है तो सेशन को लाइक करें और अपने आंसर भी दें कमेंट बॉक्स में। द वर्डन ऑफ, द वर्डन ऑफ, देखो वर्डन ऑफ के बाद किसका वर्डन, ये तो आपको बताना पड़ेगा किसका वर्डन। वर्डन ऑफ रिग्रेसिव टैक्सेस, जो रिग्रेसिव टैक्सेस हैं, वर्डन ऑफ रिग्रेसिव टैक्सेस इज, क्या है वो, एक दूसरा मुद्दा है। इज अनदर इशू दैट द जीएसटी एम्स टू रिड्रेस, जिसके द्वारा जीएसटी जो लाई गई है, एक दूसरा मुद्दा क्या है, रिग्रेसिव टैक्सेस भी एक दूसरा मुद्दा है। इज अनदर इशू दैट द जीएसटी एम्स टू रिड्रेस, ठीक है, जिसमें जो जीएसटी का उद्देश्य है दूसरा उद्देश्य भी है। तो द बर्डन ऑफ रिग्रेसिव टैक्सेस इज पहला, इज अनदर इशू दैट ये दूसरा हो जाएगा, दैट जीएसटी एम्स टू रिड्रेस ये तीसरा हो जाएगा। जैसे अभी से जोड़ लो, पहला आर हो गया आपका, दूसरा पी हो गया, और तीसरा क्यू हो गया, आर पी क्यू। आर पी क्यू कहाँ है, आर पी क्यू, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला है एज द अर्थ बिकम्स, अर्थ क्या हो गई भाई, देख लो पहले, एज द अर्थ बिकम्स क्या हो गई, बिकम्स कुछ हो रही है, अर्थ क्या हो रही है, वार्म हो रही है, ठीक है, वार्मर, मोर एंड मोर, अधिक से अधिक और ज्यादा से ज्यादा वार्मर होती जा रही है। इसका सेंस भी समझते चलो, तभी आप सभी पी क्यू आर को जोड़ पाएंगे। एज द अर्थ बिकम्स वार्मर मोर एंड मोर, क्योंकि वह जो अर्थ है वो गर्म होती चली जा रही है, मोर मोर एंड मोर यानी अधिक से अधिक। तो अब होगा क्या, इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ये होगा कि पीपल आर लाइकली टू बी अफेक्टेड, तो लोग जो हैं ये अफेक्ट होंगे, पीपल आर लाइकली टू बी अफेक्टेड। देखो आपको पता है ना, टू बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो केवल इसी में है और तो किसी में है नहीं, तो पी के बाद क्यू आएगा, कंफर्म हो गया ना, पी के बाद क्यू ही तो आएगा।
तो पीपल आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल डिजीजेज, जो ट्रॉपिकल डिजीज है उससे लोग अफेक्टेड होंगे अगर इसी तरीके से वार्मिंग बढ़ती चली गई तो पहला क्या था, वार्मर मोर एंड मोर। दूसरा था पीपल आर लाइकली टू बी अफेक्टेड, ये दूसरा, बाई ट्रॉपिकल डिजीज ये है आपका तीसरा। तो पहला है आपका आर, दूसरा है आपका पी और तीसरा है क्यू। ठीक है, आर पी क्यू कहाँ है, आर पी क्यू, ऑप्शन सी। समझ आ रही सारी चीजें, कैसे सेंटेंस को अरेंज करते हैं, समझते रहिए। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक जो होती है ना, अब आगे क्या देखो, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक कुछ काम कर रही होगी, या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक कुछ काम कर रही होगी, या इसके साथ कुछ और भी जुड़ सकता है, जैसे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड स्मोकिंग। जो आपकी जो जहरीली ड्रिंक है या जो स्मोकिंग है, अब इतना आपका बन गया सब्जेक्ट, कितना, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड स्मोकिंग, ये बन गया आपका सब्जेक्ट। तो अब क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब। वर्ब यहाँ पर कहाँ है, फॉर वर्ब है या शुड वर्ब है, शुड वर्ब है। तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड स्मोकिंग, ये तो पहला हो गया। शुड बी अवॉइडेड, ये दूसरा हो गया। फॉर गुड हेल्थ, ये तीसरा हो गया। सिंपल है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहला आपका हो जाता है आर, दूसरा आपका हो जाता है क्यू और तीसरा हो जाता है पी। ठीक है, आर क्यू पी, जहां पर भी होगा सही हो जाएगा, आर क्यू पी। ठीक है, आर क्यू पी, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। हाँ, इस तरीके से आपने वो कंप्लीट किया। अब देखना है आपको नया पैटर्न, यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस देखना है, एक्टिव पैसिव। जो सेंटेंस एक्टिव में उसका पैसिव आपको ढूंढना है, जो पैसिव में दिया है ऑलरेडी उसका आपको एक्टिव ढूंढना है। चलिए देखता हूँ। she presented me a bouquet on my 27th birthday। हमारे 27th बर्थडे पर उसने मुझे एक बुके प्रेजेंट किया, यानी उपहार में दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, आई वॉज प्रेजेंटेड। अब देखो क्या है, अ बुके इज प्रेजेंटेड, ये भी चीजें सही हो सकती हैं इस तरीके से भी, टू मी ऑन माई 27th बर्थडे बाई हर। शी प्रेजेंटेड मी, देखो यहाँ पे दो सेंटेंस है ना, शी प्रेजेंटेड मी, पहले तो इतना बना लो, शी प्रेजेंटेड मी अ बुके, फिर देखो इतना ही सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, इसी का पैसिव बना लो। बाकी चीजें तो है ना, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये तो एक्स्ट्रा बातें हैं, पैसिव तो यहीं से हो जाएगा। जैसे मैंने क्या कहा, शी प्रेजेंटेड मी, आई वाज प्रेजेंटेड, आई वाज प्रेजेंटेड, क्या प्रेजेंट किया, पहले वो बात है, ऑन 27th बर्थडे नहीं, अ बुके, आई वाज प्रेजेंटेड अ बुके, यानी मुझे प्रेजेंट किया गया क्या, एक बुके, ऑन माई 27th बर्थडे, मेरे 27th बर्थडे पर, फिर बताओ किसके द्वारा, बाई हर। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 27th बर्थडे, उसके बाद में दिया क्या गिफ्ट किया गया था, तो अब बुके। सेंटेंस तो वो भी सही है, लेकिन जब दोनों दिए हैं तो हम ज्यादा सही वाले को ज्यादा सही कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या, आई विल भी दे दिया, तो विल तो आने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, और इसमें अबू के इज दे दिया, अबू के इज भी नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में, तो अबू के बाद आता तो ये सेंटेंस भी सही कह सकते थे। तो ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, दिस सरफेस फील्स स्मूथ, दिस सरफेस फील्स स्मूथ, ये कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनका पैसिव एकदम यूनिक होता है, इनका पैसिव एकदम अलग तरीके से ही बनता है। देखो, दिस सरफेस इज फेल्ट स्मूथ, गलत हो जाता है, स्ट्रक्चर सही नहीं है। दिस सरफेस व्हेन फील्स, फील्स कैसे हो जाएगा, आपको पैसिव चाहिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। दिस सरफेस व्हेन फेल्ट इज स्मूथ, ये सेंटेंस आपका सही हो सकता है। दिस सरफेस इज स्मूथ एज फेल्ट, तो यहाँ पे एज की वजह से ये गलत हो जाएगा, एज नहीं लग सकता यहाँ पे, ये भी गलत हो गया आपका और ये भी गलत हो गया, यानी ए और डी गलत हो गया। बी भी गलत हो गया ना, बी में फील्स दिया था इसलिए। सी सही है, लेकिन सी सही है, सी को भी थोड़ा इन्होंने टेक्निकल बना दिया। दिस सरफेस फील्स समथिंग, दिस सरफेस फील्स समथिंग, दिस फील्स स्मूथ दिया है, तो दिस सरफेस व्हेन फेल्ट इज स्मूथ। इस टाइप का जो सेंटेंस होता है उसका सही स्ट्रक्चर क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा लॉजिकली अप्रोच करते हैं चीजों को। देखो क्या है, दिस सरफेस, इसका जो सही होगा वो ऐसे बनेगा, दिस सरफेस इज, दिस सरफेस इज स्मूथ, जो सही बनता है वो ये है, दिस सरफेस इज स्मूथ,
फिर आगे लिखा जाएगा व्हेन इट इज फेल्ट, ये स्ट्रक्चर इसका है सही वाला। व्हेन इट इज फेल्ट, दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, यानी ये सरफेस स्मूथ लगती है जब हम इसे फील करते हैं, व्हेन इट इज फेल्ट, ये सेंस है। तो इसी सेंटेंस को इन्होंने यहाँ दूसरे तरीके से दे दिया है, ये वाला ऑप्शन इसलिए सही हो जाता है। दिस सरफेस व्हेन फेल्ट इन्होंने पहले कर दिया, व्हेन फेल्ट इज स्मूथ। वैसे क्या हम बता रहे हैं, दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, ठीक है। तो सेंटेंस ही हम सही मानेंगे। वैसे आपका जो सही स्ट्रक्चर है ये है, दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट। क्लियर है? तो आप इन सभी चीजों को, बारीकियों को समझ रहे होंगे आई होप। आगे देखेंगे, द हॉस्पिटल वॉज डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक। तो वाज डैमेज दिया है, इसका मतलब यह है, वाज के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब यह है कि ये पैसिव है, पहले से ही है। जब पैसिव है तो आपको क्या चाहिए, आपको एक्टिव चाहिए। इसका एक्टिव चाहिए तो वाज है ना, तो वाज का क्या हो जाएगा, ये वाज जो यहाँ पर दिया है ना, वाज डैमेज्ड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म जहां भी होगी मिलेगी। वर्ब की सेकेंड फॉर्म वाज डैमेज्ड दिया है ना, देखो वाज डैमेज्ड है, सेकेंड फॉर्म का कहने का मेरा मतलब यह है कि यहाँ पे वाज है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म है, जो इसका एक्टिव रहा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट का रहा होगा। किसका रहा होगा, पास्ट इंडेफिनिट का रहा होगा। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है कि नहीं आती, तो पास्ट इंडेफिनिट वाले को ढूंढिए कहां पर मिलेगा। तो द हॉस्पिटल वाज डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक, किसने डैमेज किया, अर्थक्वेक ने। तो यहीं से बात शुरू आपकी होगी, द अर्थक्वेक डैमेज्ड द हॉस्पिटल, यहां तक सही है। एंड द अदर बिल्डिंग्स, बात तो सही है लेकिन पूरी बात नहीं कही गई इसलिए गलत है। द अर्थक्वेक डैमेज्ड अदर बिल्डिंग्स, अदर बिल्डिंग कह दिया, हॉस्पिटल को क्यों नहीं डैमेज किया, ये बात इसलिए गलत है। द अर्थक्वेक काज्ड हैवक टू द हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल की बात है तो अदर बिल्डिंग को ये लोग छोड़ देते हैं, यानी सेंटेंस को लंबा देखते हैं तो घबरा जाते हैं। लेकिन देखो क्या है, द अर्थक्वेक डैमेज्ड द हॉस्पिटल, अर्थक्वेक ने हॉस्पिटल को डैमेज कर दिया। बिसाइड्स, और उसके साथ साथ, ठीक है, कॉजिंग हैवक टू अदर बिल्डिंग्स, और अन्य बिल्डिंग्स के लिए भी तबाही साबित हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी तो है ना, कॉज्ड हैवक टू अदर बिल्डिंग्स एज वेल, एज वेल को इन्होंने यहाँ पे बिसाइड के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, तो ठीक, चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हैज समबडी ब्रोकन द गेट, हैज समबडी, मैंने आपको बताया है कि जब कभी क्वेश्चन आपका एक्टिव हो तो पैसिव में भी वो क्वेश्चन ही रहेगा, उसे सिंपल सेंटेंस नहीं बना सकते। तो हैज समबडी दिया है ना, तो हैज समबडी को आप क्वेश्चन मार्क के साथ देख रहे हैं, यहाँ पर पैसिव बेस का आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो हैज समबडी ब्रोकन द गेट, यहाँ पे समबडी को हम सिंगुलर मानते हैं तो हैज लगाया। अगले में जब हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा द गेट, तो द गेट भी तो सिंगुलर ही है, सिंगुलर है तो इसके लिए भी तो वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर ही आएगी ना, सिंगुलर आएगी। तो द गेट, हैज समबडी दिया है ना, अब देखो क्या है, अब आपको क्या चाहिए, ये एक्टिव है, एक्टिव है ना, इसका चाहिए आपको पैसिव, पैसिव। अब एक्टिव में जब वर्ब दी गई है, यहाँ पर हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। एक्टिव में ये सेंटेंस आपको दिख रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब है, इसमें किसकी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब है। तो पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब लगेगी, इतना ध्यान रखना है, यानी हैज बीन जरूर आएगा। तो द गेट से पहले क्या आएगा, हैज, हैज तभी तो क्वेश्चन बनेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगी, हैज द गेट, उसके बाद में आया बीन, तो हैज बीन आ गया, हैज द गेट बीन ब्रोकन बाय समबडी, ये ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन सी। अब देखो ये गलत क्यों है, हैव दे दिया, हैव द गेट, गेट सिंगुलर है तो आपने हैव क्यों लगा दिया, गलत है कि नहीं। जब गेट, यहाँ जब बात प्रेजेंट की हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसका पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही तो बनेगा, आपने पास्ट की हाइड क्यों लगा दी, इसलिए ये गलत है। हैज बीन द गेट, ये भी स्ट्रक्चर तरीके से गलत है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, समझ रहे हैं चीजों को, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे। द गर्ल्स आर मेकिंग अ नॉइस, एक्टिव बेस, एक्टिव है आपका, क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया है, पैसिव बना दीजिए इसका, पैसिव क्या बन जाएगा, गर्ल्स आर मेकिंग अ नॉइस, गर्ल्स हैं तो वो आर ही लेकर आएंगी ना, लेकिन अ नॉइस है तो अब इसके बाद में कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। अ नॉइस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है, आर है,
फिर आईएनजी भी है, तो इज बीइंग हो जाएगा। द अ नॉइस इज बीइंग कहाँ मिल रहा है? अ नॉइस इज मेड दे दिया तो गलत है, बीइंग भी लाइए आप। अ नॉइस इज बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड बाय द गर्ल्स, ये सेंटेंस है। नॉइस के बाद में नॉइस सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे इज आया, यहाँ द गर्ल्स प्लूरल था इसलिए यहाँ पर आर आ रहा था। ये सारी टेक्निकलिटीज समझिए, ठीक है, अगर आप अच्छे से एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो द गर्ल्स शुड भी, यहाँ पे कोई सलाह सजेशन की बात नहीं। अ नॉइस हैज बीन मेड बाय द गर्ल्स, ये भी नहीं, तो यहाँ पे क्या है? अ नॉइस इज बीइंग मेड बाय द गर्ल्स, ऑप्शन बी आपका सही था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया दैट आई विल कुक फूड फॉर हिम। भाई प्रॉमिस किया तो बड़ी अच्छी बात है कि आप उनके लिए कुक करेंगे, है ना, फूड बनाएंगे, ठीक है। आज तो ईद का चांद टाइप का हो जाएगा। वैसे तो हस्बैंड अपने आप ही डेली बना के खिलाता होगा, तो आज इन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं बनाऊंगी। चलिए देखता हूँ। आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड, जो लंबा सेंटेंस देखे उसमें मेन चीज छांट लीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट छांट लीजिए। आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड, पहले इसका पैसिव बना लीजिए, क्या हो जाएगा? अ प्रॉमिस वाज मेड बाय मी, अ प्रॉमिस वाज मेड बाय मी, किसके लिए, किसे प्रॉमिस किया? तो टू माय हस्बैंड दैट, कि फूड विल बी कुक्ड। अब दूसरा है आई विल कुक, है ना, आई विल कुक द फूड, इतना, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। तो इस दूसरे स्ट्रक्चर को दोबारा से पैसिव बना लो, क्या बन जाएगा? फूड विल का हो जाएगा, विल के बाद में बी हो जाएगा, है ना, विल बी, कुक का कुकड हो जाएगा। तो अगर एक सेंटेंस में दो सेंटेंस आपको छोटे छोटे दिखाई देते हैं तो दोनों का पैसिव आपको बनाना पड़ता है। इसका हमने क्या बनाया? अ प्रॉमिस वाज मेड बाय मी टू माई हस्बैंड, यहाँ तक सही है। फिर जो दूसरा सेंटेंस हमें मिला था आई विल कुक फूड, इसका मैंने बनाया फूड विल बी कुक्ड बाय मी। सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसलिए किसी भी लंबे सेंटेंस को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, उसे टैकल करना चाहिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला भी देखते हैं। फूड विल कुक्ड, फूड विल नहीं, फूड थोड़ी पकाएगा, फूड विल बी कुक्ड होना चाहिए था, गलत है ना। आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड दैट फूड विल बी कुक्ड बाय मी, हमने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया, आई प्रोमिस्ड हो गया ना, आई प्रोमिस्ड। तो अब प्रॉमिस वाज मेड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि पैसिव बनाना पड़ेगा। आपने कह दिया आई प्रोमिस्ड, ये तो एक्टिव वाला सेंटेंस है। माई हस्बैंड वांटेड नहीं, वो चाहता नहीं था, ये आपने अपने आप इच्छा व्यक्त की। अगर वो चाहता तो क्या बना देती? शायद बना देती, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन ए, आगे देखता हूँ। लेट हिम सी द मूवी, लेट हिम सी द मूवी, लेट से जब सेंटेंस आता है तो हमें उसका जब पैसिव बनाना होता है तो क्या करना पड़ेगा आपको? लेट के बाद में आपको लाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, लेट द मूवी, उसके बाद में आता है बी, कहाँ पर मिलेगा? लेट द मूवी बी, लेट के बाद में द मूवी आया, फिर आया बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाद में बाई, ठीक है। अब मूवी इज सीन गलत है, लेट हिम गलत हो जाएगा, लेट द मूवी आएगा, ठीक है। द मूवी इसमें कहीं लेट नहीं दिया इसलिए ये गलत है। तो लेट द मूवी बी सीन बाई, जैसे कहते हैं ना कि ओपन द डोर, वही सेंस है यहाँ पर भी, ओपन द डोर कहते हैं, ओपन द डोर। तो लेट द डोर क्या कहते हैं? लेट लगाते हैं अपनी जेब से, लेट, फिर उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, लेट द डोर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ओपेंड। क्लियर? बात समझ आ रही है? समझ आ रही है तो चलते देखते हैं अगले क्वेश्चन। व्हाट अम्यूज्ड हर, व्हाट अम्यूज्ड हर, इसमें आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? व्हाट अम्यूज्ड हर, ऐसी कौन सी चीज है जिसने उसे अम्यूज कर दिया, ठीक है। व्हाट अम्यूज्ड हर, बताइए, देखिए क्या है। व्हाट को करना पड़ेगा आपको, वाई व्हाट, कौन सी चीज के द्वारा वो अम्यूज हुई वो बताना पड़ेगा। वाई व्हाट, यही दो सेंटेंस सही हो सकते हैं, तीन ये वाला तो गलत हो जाएगा। व्हाट शी इज मेड टू अम्यूज्ड बाई, ये भी सही हो सकता था, लेकिन व्हाट अम्यूज्ड क्या है? यहाँ पर है आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है ना, यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म दिख रही है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आपको इसका पैसिव बनाना पड़ेगा, जब पैसिव बनाएंगे तो आपको पास्ट इंडेफिनिट की जगह पास्ट कॉन्टिन्यूस वाली वर्ब चाहिए, यानी वाज वर्ब वाला सेंस कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट जब एक्टिव में पास्ट इंडेफिनिट दिखे तो पैसिव में पास्ट कॉन्टिन्यूस की तो वर्ब लगाई जाती है, पास्ट कॉन्टिन्यूस की वर्ब है वर और वाज, देखिए कहीं मिल रहा कि नहीं?
शायद तो कहीं नहीं मिल रहा, यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, यहाँ पर है। इसका मतलब यह है कि इसमें एक भी विकल्प सही नहीं है, चारों विकल्प गलत है। लेकिन फिर भी कोई एक विकल्प मिलता जुलता होगा। देखिए मैंने कहा वाई वाट से शुरुआत करनी चाहिए, वाई वाट, वाई वाट से इसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, वाई वाट। उसके बाद में क्वेश्चन को क्वेश्चन ही बनाए रखने के लिए आप लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वाई वाट वाच, ठीक है, वाच। फिर उसके बाद में हर की जगह पर लाएंगे शी, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, वाई वाट वाच शी। उसके बाद में आ जाएगा अम्यूज्ड, ठीक है, वाई वाट शी, वाई वाट वाज शी अम्यूज्ड, ठीक है, वाई वाट वाज शी अम्यूज्ड। क्लियर है, यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा, यहाँ पे ये सेंटेंस मिल रहा है, वाई वाट इज शी अम्यूज्ड। ये स्ट्रक्चर तो मिल रहा, लेकिन ये सही कब होता, जब यहाँ पे इज की जगह वाज होता तब, ठीक है। तो सही इसका पैसिव क्या है, वाई वाट वाज शी अम्यूज्ड, और उसके बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, क्लियर है, तो बढ़ते हैं आगे आगे। और ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन भी है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही बारीकी से हम लोगों ने चीजों को समझा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहे, ठीक है। अब आगे देखो इस क्वेश्चन को, दे से, उन्होंने कहा, वो कहते हैं, दे से का मतलब वे कहते हैं, दैट देयर आर लिविंग बीइंग ऑन जुपिटर, कि जुपिटर पर जीवन है। जुपिटर पर जीवन है, इसका मतलब क्या है, ये एक सार्वभौमिक सत्य वाली बात हो गई है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या एक स्टेटमेंट है सिंपल। तो अब देखो क्या, पहली बात तो ये है कि दे से, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, आपकी प्रेजेंट में। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को चेंज नहीं करते, यानी उसके टेंस को चेंज नहीं करते, उसके टेंस को चेंज नहीं करते। इसका मतलब जब ये इनडायरेक्ट में लिखा है तो डायरेक्ट में भी ये बात सेम ही लिखी मिलेगी कहीं ना कहीं आपको। इसका जब डायरेक्ट ढूंढेंगे, अभी तो देखो दैट लगा है ना इसमें, इसलिए ये कैसा सेंटेंस है, ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट है तो इसका हमें डायरेक्ट ढूंढना है, डायरेक्ट ढूंढना है। अब डायरेक्ट की बात क्या करें, वैसे तो आपको डायरेक्ट की फॉर्म में मिलेगा, लेकिन हम लोग काम तो कर रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस पर, एक्टिव और पैसिव वॉइस पे कर रहे हैं ना। तो एक्टिव और पैसिव में भी कई बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप के स्ट्रक्चर आ जाते हैं, वही प्रॉब्लम यहाँ पर आई है। अब इसका आंसर ढूंढिए, दे से, दे से को आपको यहाँ पे पैसिव बनाना है। देखो मैं फिर से इसे इरेज करके साफ करता हूँ, तब आपको पूरा दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब एक सेंटेंस में आपको दो छोटे छोटे सेंटेंस दिखे तो आपको दोनों को पैसिव बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या होता है। चलो पहले देखता हूँ, दे से का पैसिव बनाओ, इट इज सेड, कहीं पे मिलेगा, दे से को दे से रख दिया, यानी इसका पैसिव बनाना चाहिए था। इट इज सेड यहाँ पे सही है, ऑन जुपिटर ये वाला गलत हो जाएगा, इट इज सेड ये भी सही है, दैट यहाँ तक बात सही, इट इज सेड दैट देयर आर पीपल लिविंग। देखो पीपल कहाँ, लिविंग बीइंग है, मतलब जीव जंतु हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं। अब हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जुपिटर पर लोग हैं, आपने तो सीधे पीपल लिख दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इट इज सेड, ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा जाता है, दैट देयर आर लिविंग बीइंग ऑन जुपिटर। क्लियर है ना। तो आपको पैसिव केवल इतने का तो बनाना था, इट इज सेड, बस बात खत्म हो गई। इट इज सेड दैट देयर आर लिविंग बीइंग ऑन जुपिटर, कि जुपिटर पे लिविंग बीइंग है यानी जीवन है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी के साथ में आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे आप टाइम दे रहे हैं तो आपका टाइम कामयाब हो रहा है। यहाँ से जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, उसके बाद में जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि वो सारी चीजें आपके काम आ रही हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपके काम आ रही हैं, आपकी ग्रामर में सुधार हो रहा है, आपके एग्जाम में आपके स्कोर को एनहांसमेंट मिल रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक बेहतर तैयारी करने के लिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकॉन को दबाएं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं इसी क्लास का जो मैंने अभी डिस्कस की, तो लर्न विद पवन सर चैनल को भी ज्वाइन करें, ये टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन्हें आप भी इन्हें देखें, लाइक करें, और यहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ अपडेट मिल जाती है। लर्न विद पवन सर चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी तरह से फ्री क्लासेस हैं। पवन श्री का ये 12th एपिसोड था, ठीक है, 12th एपिसोड। क्लियर। चले, आज की क्लास के लिए इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।